सबसे पहले तो दोस्तों ई प्रोसीडिंग्स के सेक्शन में आइए, राइट। पेंडिंग एक्शंस, ई प्रोसीडिंग्स, इस तरह से आपके पास दो टैब्स होती हैं। फॉर योर एक्शन यानी जिन पर अभी आपको एक्शन लेना है, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन का मतलब है दोस्तों कि ये ऑलरेडी ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, ठीक है। सो इन दिस केस देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपको कोई भी नोटिस आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं, और जब वो टू एंड फ्रो चलता है, राइट, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, उसके बाद फाइनली एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है, विच इज़ बेसिकली असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 143(3), ठीक है। और इस ऑर्डर की आप कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड क्लोजर ऑर्डर से। तो एक बार ये क्लोजर ऑर्डर देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह से ये असेसमेंट ऑर्डर नज़र आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका पैन नंबर, आपके एसएससी के नेम, एड्रेस, असेसमेंट ईयर, राइट। तो इन दिस केस ये असेसमेंट ईयर 24-25 का है। आपका स्टेटस क्या, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कब आपने रिटर्न फाइलिंग की थी, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेंगी। इसके बाद ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये किस सेक्शन के तहत पास किया गया है, ये मेंशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिटर्न इनकम आपकी कितनी रही है, एंड डेट ऑफ ऑर्डर कितना रहेगा, और आपका डिन नंबर, ठीक है। जो भी नोटिस होगा उसका यूनिक डिन नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपका यहाँ पे मेंशनड है। इसके बाद दोस्तों असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस मेंशन करते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, लार्ज डिडक्शंस इन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80E। 80E में, सेक्शन 80E के तहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिडक्शंस एसएससी ने क्लेम की हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा यार, अगर आप बेवकूफ़ी वाले काम करोगे तो डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। क्योंकि आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा डिडक्शन क्लेम की है, तो ये आपका केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों सेक्शन 80E होता है आपका एजुकेशन लोन वाला, और एजुकेशन लोन पे आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलती है, ओनली ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन, ठीक है, नॉट ऑन द प्रिंसिपल पोर्शन। तो यहाँ पर जो डिडक्शन क्लेम की गई है वो है 4,01,000 रुपीज़। उसके बाद एसएससी ने क्या किया दोस्तों, उसके बाद एसएससी ने इस अमाउंट को बढ़ाकर 8,02,000 कर दिया गया है। रीज़न, जो भी कंसल्टेंट थे, राइट, वो एसएससी को कहते हैं कि आप ये डिडक्शन हम बढ़ा देंगे, राइट, आपको और ज़्यादा रिफंड करा के देंगे, और आप हमें इतना % फीस दे दीजिएगा। तो वो एडिशनल फीस तो वो हाथ के हाथ ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये रिफंड प्रोसेस भी हो जाता है, लेकिन रिफंड प्रोसेस होने के बाद असली दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने 80E में 8 लाख की डिडक्शन ली है, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा वहाँ पे रिफंड बन गया, हाथ के हाथ आपने उस कंसल्टेंट को भी पे कर दिया, लेकिन अब आपका केस जो है वो स्क्रूटनी में फंस गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर लिखते हैं कि कब कब आपको क्या क्या नोटिस भेजे गए और आपने क्या क्या उनके रिस्पांस दिए। नो रिस्पांस, रिस्पांस रिसीव्ड, पार्ट रिस्पांस, फुल रिस्पांस, ठीक है, एडजॉर्नमेंट का रिस्पांस है। तो इस तरह से वो पूरी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या उन्होंने दी है वो मेंशन करते हैं जो उन्होंने की। देखिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है, और जब मैं कई बार केसेस देखता हूं जो एसएससीज ने रिप्लाई किए हैं दोस्तों, बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही जनरल लैंग्वेज में कुछ भी रिप्लाई लोग कर देते हैं, और ये सब उनके अगेंस्ट जाता है, राइट। जब आप आगे हियरिंग में जाते हैं, जब आप आगे अपील करते हैं, तो ये सारे रिप्लाईज, जो लूज रिप्लाईज मैं कहूँगा, ये सब आपके अगेंस्ट जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। जब आपको नोटिस आता है दोस्तों, देखिए आईटीआर फाइल करने के टाइम पे आप एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो, एक कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही एक नॉमिनल सा वर्क है, लेकिन जब नोटिस आ रहा है तब आप उसके रिप्लाई खुद देने बैठ रहे हो। यहां पे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में ऑफिसर क्या मेंशन करते हैं, वेरिएशन प्रपोज्ड की, क्या उन्होंने वेरिएशन प्रपोज किया है इनकी आईटीआर में। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि भाई आपने बहुत ज्यादा डिडक्शंस क्लेम की थी 80E में, और आपने कहीं ना कहीं जो रिटर्न फाइल की है, आपने ITR 1 फाइल की है, वहां पे आपने अपनी इनकम दिखाई है कुल 8,04,770 रुपये। सो आपने सिर्फ एक नॉमिनल से इनकम दिखा दी, और आपने 8,02,000 की वहां पे सिर्फ 80E में डिडक्शन ले ली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एसएससी को कहा जाता है कि आप सभी डॉक्यूमेंट, सभी प्रूफ सबमिट कीजिए, ठीक है। तो इन दैट केस एसएससी ने क्या किया, अपना रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट, जो भी बैंक के इंटरेस्ट स्टेटमेंट्स है, सब कुछ वहाँ पे सबमिट किए। दोस्तों सबमिट करने पड़ेंगे आपको, आप ये नहीं कह सकते अब हमारे पास नहीं है, मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब नहीं चलता, आपको सबमिट करने पड़ते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद ऑफिसर ने मेंशन किया है समरी की, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है आपसे उसकी समरी क्या रही। तो समरी यही रही कि आपने एक एजुकेशन लोन ज़रूर लिया था, और लोन पर आपका कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट था, लेकिन आपने उसका डबल इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, ठीक है। अब बात की जा रही है सिनॉप्सिस ऑफ रिप्लाई ऑफ एसएससी ऑन शो कोज नोटिस। जब एसएससी को इस चीज़ का नोटिस जाता है तो एसएससी का क्या रिप्लाई यहाँ पे रहता है। तो देखिए एसएससी ने अपनी मिस्टेक एडमिट की है कि भाई उन्होंने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया, और वो उस रिटर्न को रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर गलती देखिए, आपको पता है, एसएससी को पता होना चाहिए कि अब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीआर रिवाइज करने की एक टाइमलाइन होती है, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते, ना ही आप यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत एसएससी ये मिस्टेक करते हैं कि अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर देते हैं। दोस्तों बेशक आप फाइल कर दीजिए, नोटिस आने के बाद आपकी रिटर्न को वैलिड नहीं माना जाएगा।
फाइनली दोस्तों कंक्लूजन्स ड्रॉन, तो क्या कंक्लूजन ऑफिसर ने यहाँ पे निकाला है? तो दोस्तों एक तो कंक्लूजन ये है कि आपने डेफिनेटली डिडक्शंस को ज़्यादा क्लेम किया है, ठीक है। दूसरा, आपने 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न फाइल की, अब वो भी वैलिड नहीं है, राइट। और कई बार क्या होता है ना, आप रिप्लाई नहीं करते हैं, आप मत कीजिए रिप्लाई। आपके एम्प्लॉयर को इमिडिएटली जो टैक्स ऑफिसर हैं वो एक नोटिस भेजते हैं, और अब आपके एम्प्लॉयर को उस नोटिस के जवाब में आपकी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, राइट। तो बेशक आप मत दीजिए इन्फॉर्मेशन, आपके एम्प्लॉयर से, आपकी कंपनी से जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाएगी। तो क्लियरली हमें मेंशन्ड है, सिंस द एसएससी हैज़ नॉट फर्निश्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एक नोटिस भेजा गया एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 भी सबमिट कर दिया, सभी प्रूफ ऑफ रिडक्शन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उनको सबमिट किए थे इन्वेस्टमेंट प्रूफ के टाइम पे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके एम्प्लॉयर ने सबमिट कर दिए। ये देखिए दोस्तों, जो पे स्लिप्स है यहाँ पर वो आपके एम्प्लॉयर ने सबमिट कर दी हैं। सेकेंडली देखिए, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपने क्लेम कर लिया, लेकिन एम्प्लॉयर का कहना है कि on the request of the employer of the employee, the company also denied the leave travel concession availed by the SSE। कंपनी ने ये क्लेम भी डिनाई कर दिया कि आपको इतने अमाउंट का लीव ट्रैवल कंसेशन था। इसलिए दोस्तों जो भी आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं कि सर रिफंड करा दीजिए, ये करा दीजिए, दोस्तों बहुत खतरनाक है। इन चीज़ों का खामियाजा जब भुगतना पड़ता है तो बहुत मुसीबत आती है। दोस्तों कई बार आप क्या करते हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली, कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल रहा है, तो अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, आप अपने जो रेंट पे कर रहे हो, आपने लास्ट में बोल दिया कि आप 40,000 रुपये जो है वो रेंट कैश में पे कर रहे हो, ठीक है। दोस्तों इसे भी हटा दिया गया है, इसे भी डिसअलाउ कर दिया गया है। मेरी बात समझिए, आप इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए कि मैं इतना रेंट पेरेंट्स को दिखा दूंगा, इतना उसको दिखा दूंगा। नहीं, ये सभी चीज़ें अगर आप तरीके से नहीं करते तो गलत है, और इसका आपको बहुत मोटा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए दोस्तों, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A फॉर अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, ये बहुत खतरनाक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग का मतलब हो गया कि आपको 200% टैक्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपने टैक्स चोरी किया 1 लाख रुपए का, आपको वो 1 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे, आपको उस पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, आपको उस पर 200% यानी कि दोस्तों 2 लाख रुपए की सिर्फ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सो अब क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली जब आपकी प्रोसीडिंग्स क्लोज होती हैं, इसके बाद आपको पेनल्टी प्रोविजंस भी आपके चालू हो जाते हैं, ठीक है। पेनल्टी प्रोविजंस का भी आप जवाब सही से नहीं देते हैं तो पेनल्टी के लिए भी आपका ऑर्डर पास कर दिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो दोस्तों इस तरह से आपका पेनल्टी का ऑर्डर रहता है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 270A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए की यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक सस्ते कंसल्टेंट के थ्रू रिफंड के चक्कर में कुछ भी वहाँ पे फाइल करवा दिया, मजाक में आपने इनकम टैक्स को लिया, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगेन देखिए, जब पूरा प्रोसेस लॉ फॉलो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा डिस्क्रिप्शन क्या रहा है आपके केस का, राइट, डिटेल्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज गिवन, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है सुनने की, ठीक है। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मौका दिया गया आपसे, और लेटर्स आपको भेजे गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। एनालिसिस ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व, क्या क्या इश्यूज यहाँ पे थे, क्या क्या उनका रिजल्ट निकला, कंक्लूजन निकला, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। अब दोस्तों जो सेक्शन 270A है बहुत खतरनाक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 50% की पेनल्टी लगती है, और मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 200% की पेनल्टी लगती है, राइट। और जो 200% वाला जो सेक्शन है वो है आपका 278A में सबसेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट दिस सबसेक्शन 9। सो बेसिकली 9 को समझ लेते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, failure to record investments in books of accounts, claim of expenditure not substantiated by any evidence, recording of false entry in the books of account, failure to record any receipt in books of account having a bearing on total income, and failure to report any international transaction। दोस्तों ये सभी चीज़ें करने पर 200% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों ये मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस रियल पिक्चर को नहीं समझते हैं, बहुत लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ में फंसते हो दोस्तों तभी आपको पता लगता है कि भाई कितनी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी पेनल्टी रही है 200% ऑफ द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग विच इज़ 5,05,000, ठीक है। 5 लाख से भी ज़्यादा तो आपको सिर्फ पेनल्टी भरनी पड़ती है, राइट। दोस्तों इस केस को डिटेल में स्टडी करने के बाद और बहुत सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद हमने यही डिसाइड किया कि इस केस में हमें अपील फाइल करनी चाहिए। तो इसका पूरा जो प्रोसेस रहता है अपील का वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यहां से फाइल अपील के थ्रू भी अपील कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप फॉर्म्स में जाके भी अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन एनेबल्ड है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका फॉर्म 35 ओपन हो जाता है, और सेकंड ऑप्शन जैसा मैंने बताया, आप ई फाइलिंग के थ्रू भी यहाँ पे फाइलिंग टैक्स फॉर्म 35 सर्च करके फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सेलेक्ट रिलेवेंट ऑप्शन चूज़ कीजिए, तो ईयर टाइप चूज़ कर लीजिए, असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिए, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए।
कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप रहता है, चूज द करेक्ट डिन नंबर। ठीक है, तो डिन नंबर आपको यहाँ पे चूज करना रहेगा। डिन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? नोटिस के ऊपर लिखा रहता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे नहीं है मेंशनड आपका डिन नंबर, तो आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों जो भी डिन नंबर यहाँ पे मेंशनड है, ये पूरा डिन आपको कॉपी करना है एंड इस डिन को आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन चूज करना है। सो दोस्तों ये जो आपका सेक्शन है, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एक्जैक्टली आपको 270A यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों नोटिस में भी मैं आपको बता दूं 270A का ही ऑर्डर है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डू नॉट सिलेक्ट एनी अदर सेक्शन। जो भी आपका सेक्शन पे आप अपील कर रहे हो वही आपको चूज करना है। आप याद रखिए असेसमेंट पे कोई भी अपील नहीं कर रहे हो, असेसमेंट ऑर्डर पे आप कोई अपील नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पेनल्टी वाली चीज़ों पे अपील कर रहे हो। ठीक है, सो वही रिलेवेंट सेक्शन आपको यहाँ पे चूज करना होगा। डेट ऑफ ऑर्डर आप यहाँ पे चूज करेंगे, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर भी आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, अब आप कंटिन्यू कीजिए। ऑल राइट, सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टैब्स ओपन हो गए, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, सो मैं एक एक करके आपको टैब बता देता हूँ। सबसे पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स वगैरह है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अपडेटेड नहीं है तो दोस्तों अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन चलेगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने असेसमेंट ईयर की, जिस भी ईयर का आपका नोटिस आया है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा, ये ऑलरेडी अपडेटेड है। इनकम टैक्स अथॉरिटी भी ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है, विच इज़ गुड। इसके बाद आपका कॉपी ऑफ ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, अटैच कर दीजिए। कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड यहाँ पे अटैच कर दीजिए। दोस्तों अगर आपका यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी अपडेटेड नहीं है तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको ये अपना अथॉरिटी नेम फाइंड करना है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ही, और आपको अपडेट करना है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सेव कर दीजिए, अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। पेंडिंग अपील, क्लिक कीजिए थर्ड टैब पे। दोस्तों यहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि क्या कोई और असेसमेंट ईयर के लिए आपकी अपील जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास पेंडिंग तो नहीं है, या फिर कमिश्नर अपील्स के पास पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। सो सिंपली आप इस केस में नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड, क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आपने पूरी तरीके से टैक्सेस को पे कर दिया है? अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो यहाँ पे क्या आपने अपने एडवांस टैक्स को पे कर दिया है? Next point, if the appeal relates to any tax deductible under section 195 of the income tax act borne by the deductor, details of the tax deposited। अगर 195 में आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये तो पूरा प्रोसीजरल था। मेन मुद्दे यहाँ पर आते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील्स एंड एडिशनल एविडेंसेस। दोस्तों स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स आपको बहुत ही सावधानी से देने हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर केस में स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ। सो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से पूरा आपके सभी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अपील, अपील डॉक्यूमेंट्स, फर्दर डॉक्यूमेंट्स, पेनल्टी नोटिस, राइट, स्टे ऑफ डिमांड रहेगा आपका। तो हर फोल्डर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक एक डॉक्यूमेंट आपको अपने फोल्डर्स में डालना है, क्योंकि दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बारी। ठीक है, इस हिसाब से आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, उनकी स्कैन कॉपीज़ आपको रखनी है, एफिडेविट्स आपको रखने हैं। इसके बाद आपको देखिए इंडिया पोस्ट का जो अपील है, इंडिया पोस्ट का जो रिपोर्ट है कि लेटर डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे। सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना पड़ता है कि क्या आपके आपका ब्रीफ एक बैकग्राउंड है। प्रॉपर ये लीगल लैंग्वेज में लिखा रहता है दोस्तों, इसको जनरल इंग्लिश मत समझिए, ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपको बताना पड़ता है। एक बार आप जो रिटर्न स्टेटमेंट्स दे देते हैं दोस्तों, वो फिर एक तरीके से पक्की आपकी रिटर्न स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, राइट। फिर आप उसको यहाँ वहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कुछ भी गलत ना दें, बार बार इसे डबल चेक रिवाइज करके दें और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके ग्राउंड ऑफ अपील्स हैं, एक एक अपील आपकी एक एक ग्राउंड आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद जो आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं दोस्तों, फैक्ट्स यहाँ पे एक एक करके आप मेंशन कीजिए। ठीक है, सो 1 बाय 1 यहाँ पे करीब 8 फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो सभी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको क्लियरली मेंशन करने हैं। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी ग्राउंड ऑफ अपील्स। ठीक है, सो ग्राउंड ऑफ अपील्स में आप अपने जो भी ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करते हैं। नॉर्मली 5-6 ग्राउंड्स आपके होते हैं, वो सभी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रिलाइड अपॉन। सो जो आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का नाम डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए और उसकी एक स्कैन कॉपी यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों लिस्ट ऑफ एडिशनल एविडेंसेस रिलाइड अपॉन, जो भी एडिशनल एविडेंसेस है वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कीजिए। सो सिंपली जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट नेम आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, राइट, किस अपील से ये डॉक्यूमेंट लिंक्ड है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। देन यू अटैच डॉक्यूमेंट्स ऑन इट और उसके बाद आप फाइनली से ऐड करेंगे एंड देन यू क्लिक ऑन सेव। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका अपील फाइलिंग डिटेल्स, क्लिक कीजिए।
वेदर देयर इज़ अ डिले इन फाइलिंग अपील, अगर डिले है येस नो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है दोस्तों। ये फ़ीस किस तरह से पे करनी पड़ती है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, राइट। और आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट की डिटेल्स ऐड कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेव। इसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, क्लिक कीजिए। जैसे आप आईटीआर जब फाइल करते हैं उस वक्त भी आपको ये एक वेरिफिकेशन देना पड़ता है, योर नेम सेल्फ, राइट, और आपका पैन नंबर, डेट, प्लेस, आईपी एड्रेस, सब डिटेल्स यहाँ पे आपको अपडेट करनी रहती हैं एंड देन यू क्लिक ऑन सेव। सो दोस्तों इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइलिंग वन फॉर्म ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। फॉर्म 35 सिर्फ फाइल करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाने की, ग्राउंड ऑफ अपील्स बनाने की एंड देन एडिशनल एविडेंसेस। और दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट है तो आपकी अपील को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, राइट। ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आपने सब कुछ इनकम्प्लीट फाइल किया हुआ है, गलत तरीके से फाइल किया है, अपील स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है दोस्तों। सो इसलिए इस फॉर्म को बहुत ही तरीके से आप फाइल कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इंश्योर कीजिए कि आप तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। यहाँ वहाँ कुछ भी डिडक्शंस डाल के रिफंड क्लेम करने की कोशिश मत कीजिए, वो टाइम जा चुका है जब इस तरह से आपके रिफंड्स प्रोसेस हो जाते थे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।